Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is your Vinay sir. तो आप लोग सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाएं और मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं. बट डियर फ्रेंड्स, डू यू नो टेम्परेचर इज वेरी लो टू जस्ट temperature is very low, so I think so you will be feeling severely cold, but there is a maths and maths आपको हीट पैदा कर देगा, गर्मी ला देगा. तो हम लोग मैथ को पढ़ाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स क्वेश्चन पैटर्न. अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन पैटर्न में आपका 40 मार्क्स का पहला पेपर होंगे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. तो मेरा डियर ये कहना है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बार एक नया चैलेंज मिलता है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए मुस्कुरा करके. तो हम लोग कहते हैं ना कि अपने आप को रिजल्ट और एग्ज़ाम के बाद अब सर उठा करके अगर अपना रिजल्ट को और गौरव के साथ, अभिमान के साथ, गुमान के साथ बताना है तो अभी का अभी आप लोग ये निश्चय कर लो, डिटरमिन हो जाओ कि हमें पढ़ना है और सर झुका के जम के पढ़ाई करना है, सो दैट कि एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन को करेक्ट बनाना है और इतना करेक्ट बना देना है विदाउट कोमा डॉट मिस्टेक का कि एग्जामिनर हो मजबूरी में आपको बोले कि यार इसको तो नंबर दे ही देना है. बस करना क्या है, उसके लिए आपको जम के पढ़ाई कर लेना है. तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. हाँ, ये चीज़ कह रहे हैं कि मैथ्स में आपका कुछ टॉपिक है, चाहे तो हम क्वेश्चन तो इसको तुरंत बता दें. यस, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में 10 to 15 मिनट्स आई विल टेक टाइम एंड देन गिव यू द सॉल्यूशन. But my aim is to make the fundamental clear on each and every sentences of the question paper, so that if you have studied, it is well and good. If you have not studied, still you will learn the concept. So in short, I am giving you the concept first and then there is a solution of the question. तो फर्स्ट वाले टॉपिक होते हैं, थोड़ा सा लोगों को टेंशन भी रहता है, थोड़ा इजी भी लगता है. ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पढ़े हुए हैं. तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक आप लिखते हैं ना, हियर इज व्हाट, देयर इज अ प्रेजेंटेशन लाइक दिस. ये देखिए, हियर इज अ प्रेजेंटेशन लाइक दिस. ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड मिडिल ब्रैकेट में बंद है. इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. तो सेट किसको कहते हैं माय डियर? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. फिर से आई विल रिपीट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. इफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड 3-4 टाइम्स देन वी विल सेलेक्ट 1 टाइम्स ना. और वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट है तो उसको हम लोग सेट नहीं कहते हैं. अब हम लोग कह देंगे इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, इंडिया में रिवर का सेट, इंडिया में जितने स्टेट हैं उसका सेट, राइट. हम लोग कह देंगे कि लाइब्रेरी में फिजिक्स का सेट. ये सारे चीज़ सब डिफाइंड है. बट अगर ये कह देंगे कि सुंदर लड़कियों का सेट, शहर में सुंदर लड़कियों का सेट, ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन ए टाउन, आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे. भैया हु इज सुंदर, हु इज ब्यूटीफुल, यू कैन नॉट डिफाइन इट. तो ये सेट नहीं हो सकता. हम ये कह देंगे कि कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटेलिजेंट साइंटिस्ट. अब कौन कौन साइंटिस्ट 1 2 3 4 में है, ठीक है ना. तो बड़ा ये सब मुश्किलात होने लगती है कि भैया ये सब कौन सा चीज़ें हैं. सो तो ऐसे हम लोग पैरामीटर्स लेते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो जाए. तो कलेक्शन ऑफ, हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कर देते हैं. और यहाँ पर एक वर्ड है, रिलेशन डिफाइंड है और फंक्शन डिफाइंड है. ध्यान रखिएगा, रिलेशन हम लोग कहते हैं कि रिलेशन इज द, हम लोग रिलेशन को अगर डिफाइन करना और फंक्शन को डिफाइन कर देंगे तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्ड बाय रूल और विदाउट रूल. फिर से आई विल रिपीट, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 एलिमेंट का जोड़ा लगाना है, आइदर बाय द रूल और विदाउट बाय द रूल. ये आपका रिलेशन में हो जाएगा. और हम लोग कह देंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्ड बाय द रूल, ये हम लोग को फंक्शन कहते हैं. तो फंक्शन इज ए रूल दैट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सेट A टू द एलिमेंट ऑफ द सेट B. दो सेट के एलिमेंट के बीच के सर्टेन रूल के साथ जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं
दो सेट हैं, दोनों सेट का एलिमेंट सर्टेन रूल से रिलेटेड होते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। रूल और बिना रूल से भी रिलेटेड हो जाएंगे, उसको रिलेशन कहते हैं। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग सेट कहते हैं। रिलेशन सेम सेट पे बना सकते हैं, रिलेशन दो डिफरेंट सेट पे बना सकते हैं, रिलेशन इससे ज़्यादा वाले सेट से भी हम लोग बना सकते हैं, बट फंक्शन के लिए दो डिफरेंट सेट होना जरूरी है। तो अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, डिफिनीशन ये कहता है। अब आप समझिए थोड़ा सा ऐसे फिजिकली हम आपसे बात करते हैं। अगर विनय सर हैं तो विनय सर अपने पापा के फैमिली में एक मेंबर हैं। तो मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय भाभी, माय मदर, माय फादर, ये सारे लोग बहुत सारे जो हैं हमारे पापा के फैमिली में हम एक एलिमेंट है और मेरा सबके साथ रिलेशन है। मतलब पापा के फैमिली के एलिमेंट के साथ मेरा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारा देखिएगा दूसरे साइड में हम कहेंगे तो हमारी वाइफ श्वेता मैम के जो फैमिली है उनके फैमिली के अलग अलग मेंबर के साथ भी मेरा रिलेशन बनेगा और साथ में फंक्शन भी बनेगा। तो जितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर दो सेट के बीच में रूल से या बिना रूल से हो जाए तो उसको हम लोग रिलेशन, और रूल से बन जाएगा तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो रिलेशन सेम सेट में हो सकता है या टू डिफरेंट सेट्स में भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेट नंबर ए ले लिया 1 2 3 और यहाँ ले लिया 4। ये देखिए हियर इज द सेट 1 है, 4 है और ये 9 है एंड दिस इज योर 16 है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर देंगे पेयरिंग करने के लिए तो दिस इज पॉसिबल पेयरिंग, दिस इज पॉसिबल पेयरिंग, दिस इज योर पॉसिबल पेयरिंग। अभी आप लोग देखिए ये आपका पेयरिंग है, ये आपका पेयरिंग है ना, ये सब रिलेशन में आएगा। अगर हम अगला रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन। अगला रिलेशन के बारे में बात करें तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अगला हम लोग बात करें तो ये भी रिलेशन है, दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन। सब पॉसिबल पेयर हो रहे हैं, राइट। बट अगर हम इसमें रूल से बात करें तो यहाँ पर देख लेना हम लोग क्या रूल बात करेंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। जितना ग्रीन वाला लाइन है, राइट, जितने ग्रीन वाले लाइन बने हैं वो फंक्शन है। और फंक्शन क्या है माय डियर, ये वाला x है, ये वाला fx है, यहाँ f है तो रूल है fx बराबर व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग fx कहते हैं। रूल बीच में ये है कि अगर यहाँ x है, यहाँ पर एलिमेंट में x स्क्वायर डाल देंगे तो यहाँ पर हमको fx मिल जाएगा। तो रूल को फॉलो कौन कर रहा है, तो फंक्शन। यहाँ पर अगर हम रिलेशन में बात करेंगे तो रिलेशन में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। कौन कौन मिलेंगे, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। रिलेशन के लिए हम लोग एक डिफरेंट कलर का यूज कर लेते हैं। तो रिलेशन में आप यहाँ से देखिएगा, रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर मतलब 1 1 1 4 और 1 9 और क्या कह देंगे 1 6। ये देखिए दिस इज योर वैल्यू, 1 के साथ में हमारे पास 16 ये बन गया। माय डियर यहाँ से देखो, अगर हम लोग कह देंगे तो 2 1 और कौन सा वैल्यू है 2 4, समझिएगा इसको। इसमें हम लोग कह देंगे 2 9, इसमें बात कर देंगे तो 2 16। दिस इज योर रिलेशन। ये रिलेशन के और आगे बात कीजिएगा तो 3 1, सब पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमने बोल दिया है। तो दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट 9 एंड दिस इज व्हाट 3 16। अब आगे बोलिएगा, यहाँ से हमारे पास है 4 1, दिस इज 4, देखिए ये देखिएगा 4 1 4 4 और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 3 4 9 और फिर यहाँ से देख रहे हैं तो 4 16। माय डियर आप यहाँ समझना, ये चीज़ को हम एक घेरा मार रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जादू आपको समझ में आ गया होगा। ये जितना भी एलिमेंट है ये देखें, चाहे ये सब अगल बगल वाले सब रिलेशन है, बट
जो हम डायगोनल एलिमेंट लिए 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये रूल से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो हमने क्या बोला, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बाय टेकिंग द एलिमेंट ऑफ वन सेट और टू सेट रिलेशन, और हम लोग कह देंगे रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जितना फंक्शन है सब रिलेशन है, बट सब रिलेशन वाला फंक्शन नहीं होता है। उम्मीद करते हो कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा ना। तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाइज हमने बात कर दिया है कि ये देख रहे हैं कि एक एलिमेंट चारों के साथ, दूसरा एलिमेंट फिर चारों के साथ, सब पेयरिंग हमने कर दिया रूल से चाहे बिना रूल से, वो सब रिलेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर सर्टेन रूल के साथ एलिमेंट का हम पेयरिंग किया और रूल यहाँ पर एक्स स्क्वायर का दे दिए, तो हम लोग इस तरह का पेयरिंग हुआ, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस। अरे बोलो ना भाई, थोड़ा थोड़ा तो मुस्कुरा दो, बनता है ना? हाँ बनता है। तो देखिए अब रिलेशन में हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे समझिए। अब रिलेशन में तीन तरह का रिलेशन होते हैं। हम लोग ये बात को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे, दूसरा हम लोग को सिमेट्रिक रिलेशन कह देते हैं, और थर्ड नंबर में जो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर तीनों एक साथ फॉलो करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फिर से आई विल रिपीट, रिलेशन ऐसे आपको तीन तरह से है। रिफ्लेक्सिव अपने आप के साथ रिलेशन होगा, उसको रिफ्लेक्सिव, और एक एलिमेंट का साथ दूसरे से, दूसरा का पहले के साथ रिलेशन सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव ट्रांसफर रिलेशन होता है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। तो अभी आप 1 मिनट में आप समझ लेंगे कि हमने क्या कहा। सो ध्यान रखिएगा, रिलेशन का नाम हम लोग याद करा देते हैं आपको, मेरे साथ स्पेल कीजिएगा और 2 मिनट के अंदर में आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट को हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन ऑन द सेम एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव 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 रिलेशन ऑन द रिलेशन विद द सेम एलिमेंट। एक लाइन में हम लोग कह देंगे रिलेशन विद द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। ओके डियर, ये वाला टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी था, ठीक है ना, कि थोड़ा सा सर इसको हिंट्स दे देना है, तो हम जल्दी से इसको हिंट्स कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव है एंड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान रखिएगा, लाइन नंबर अगर ये L1 है तो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई लाइन है जो अपने आप का पैरेलल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम लोग यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे तो ध्यान रखिएगा, लाइन L1 जो है और ये लाइन क्या है L2, हम लोग ये कह देंगे अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी पैरेलल L1 होगा। फिर से उल्टा पुल्टा एक समान रिलेशन हो तो हम लोग उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लाइन L1 जो है L2 का पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं L2 भी L1 का पैरेलल है। ये रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। हम ये कह देंगे कि विनय सर, ध्यान रखिएगा, विनय सर अगर राकेश का भाई हैं तो राकेश भी विनय का भाई है। ये तो क्लियर हो गया ना, अगर विनय सर राकेश का भाई हैं तो राकेश भी विनय का भाई हैं। ये क्लियर है, ये रिलेशन आपके पास कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन हम ये कह देंगे कि अगर विनय सर, ठीक है ना, रेखा के भाई हैं तो रेखा विनय सर का भाई नहीं है, इसको अनसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब कहीं भी रिलेशन में अगर आपके पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा, रिलेशन कंसिस्ट एन एलिमेंट लाइक दिस ए बी और बी ए, अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कहीं पे हो जाएगा तो इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्टिव रिलेशन कह देते, इस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कह देते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डरिंग पेयर होना चाहिए, ये रिलेशन में आपका जो एलिमेंट होंगे ए टाइप का हो जाएंगे, बी टाइप का होंगे, सेम टाइप का एलिमेंट का ऑर्डरिंग पेयर होगा। ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन को क्या कह दिया, सिमेट्रिक रिलेशन। अनसिमेट्रिक रिलेशन अगर हम लोग को कहेगा तो डियर ये समझिएगा, अनसिमेट्रिक रिलेशन आप लोग अपने आप बता सकते हैं, अनसिमेट्रिक रिलेशन। ओके, हम थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया डियर ना, थोड़ा सा समय लिया, बट आप पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत सा जो इडियट कॉन्सेप्ट है वो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनसिमेट्रिक रिलेशन में हम लोगों को बाद में अभी हमने आपको बताया कि अगर विनय सर
रेखा के भाई हैं तो रेखा विनय सर का भाई नहीं हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपको कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। करेक्ट है। तो अनसिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दे दिया। एक अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास है उस पर हम डाल देते हैं, उसका रिलेशन में हम लोगों ने डाल देते हैं। ये तो कहानी हम समझा दिए। अनसिमेट्रिक का अगला जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब रिलेशन ट्रांसफर होगा, जिसका कि नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में एकदम आसान है, एक एग्जाम्पल दे देंगे। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर हमने लाइन ले लिया। इसका नाम हमने L1 कह दिया, इसका नाम कह दिया L2 और इसका नाम कह दिया L3। ध्यान रखिए, अगर L1 है पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल है L3, इस तरह से लाइन नंबर 1 2 के पैरेलल है एंड 2 नंबर लाइन 3 के पैरेलल है। तो ये बता रहा है, यहाँ से इम्प्लाइज कर दे रहा है, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। ओके, ये आपका देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। रिलेशन ट्रांसफर होगा, 1 2 के पैरेलल है, 2 3 के पैरेलल है, तो 1 3 के पैरेलल हो गया। रिलेशन 1 और 2 के साथ में, 2 और 3 के साथ में था, 1 और 3 का रिलेशन वही होल्ड किया, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे। अगर इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो आप लोग ये समझिएगा, लाइन L1 है एंड दिस इज लाइन L2 है एंड दिस इज लाइन L3 है। समझिएगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। राइट भाई, देख लीजिए, L1 L2 का परपेंडिकुलर है, L2 L3 का परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज L1 is parallel to, this implies L1 is पैरेलल टू किसका हो गया, L3। यहाँ रिलेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिलेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर एक साथ तीनों रिलेशन होल्ड करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आई थिंक सो कि रिलेशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। फंक्शन के लिए बता दिए, सर्टेन रूल के साथ 2 सेट के एलिमेंट का जो पेयरिंग होता है उसको फंक्शन कहते हैं, और 2 सेट के एलिमेंट के बीच रूल से या बिना रूल के साथ जो पेयरिंग करके ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखते हैं उसको रिलेशन कहते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट से आपको सवाल बन जाते हैं। तब आ जाइए फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ लिए हैं तो हम लोग ये ले लेते हैं आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, ये क्वेश्चन को इस टॉपिक को थोड़ा सा स्टूडेंट्स हमारे जनरली डिमांड करते हैं कि सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। द विद इन 10 minutes आई हैव जस्ट मेड ऑल द फंडामेंटल क्लियर ऑन दिस टॉपिक एंड जस्ट ट्राई योर क्वेश्चंस, ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट, यू नो दिस वंस, एंड इफ नेसेसरी आप अगर बताइएगा तो हम फिर से आपको और डिटेलिंग करके पढ़ा देंगे। लेट ए इक्वल टू है, देखिए एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डिफाइंड है, एंड बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन, यहाँ देखिए रिलेशन कैसा डिफाइंड है माय डियर, ये 2 है तो 2 है, 4 2 मतलब उल्टा पुल्टा एक समान वाली बात है। 4 6 है, 6 4 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि सेट हमारे पास है, जो एलिमेंट ए बी लिए वो उसका उल्टा भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 4 4 2 4 6 6 4, भाई ये ऑर्डर्ड पेयर में अवेलेबल है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि आप लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को डाउट होगा। अब आइए, इफ ए इक्वल टू ए बी सी एंड आर, रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिलेशन देखिए तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो हमारे पास मिल गया ए सी। ये देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ बी सी है, और रिलेशन में हमारे पास ए सी भी आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, ट्रांजिटिव। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, धड़ाधड़ एकदम आपसे बनेगा ना। 3rd नंबर में भैया ये लिखा हुआ है, एफ सच दैट n to n, एफ सच दैट फंक्शन रूल डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फिर से बोल रहे हैं, ये जो फंक्शन है एफ जो रूल डिफाइंड है, n to n का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। डोमेन जो हम अपने मन से लेते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो रूल के अनुसार से जो नंबर का सेट आता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना।
तो हमेशा देखिएगा डोमेन रेंज में वो सब एलिमेंट को लेते हैं जो डिफाइंड होता है, जिसके लिए रूल डिफाइंड होता है, उसी को डोमेन हम लोग कहेंगे। और रेंज किसको लेते हैं, जो हमको डिफाइंड एलिमेंट का सेट रूल के अनुसार मिलेगा, उसको हम लोग कह देंगे कि भैया रेंज है। तो डोमेन रेंज की अगर हम लोग आपसे कहानी कह देंगे और फंक्शन का, तो फंक्शन का कहानी आप समझ लीजिए। आप लोग घर में कहीं आटा चक्की देखे हैं, जरूर देखे होंगे ना, मिल जहाँ पर हम लोग गेहूँ ले जाते हैं और पिसाता है। तो ये एक फंक्शन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा। आटा चक्की के ऊपर में जो आपका ट्रॉली होता है, उसमें अगर गेहूँ डालिएगा तो चक्की में जाएगा। और चक्की का काम क्या है, चक्की का काम क्या है, वहाँ रूल है कि कोई भी चीज़ डालेंगे तो पाउडर बन के नीचे निकाल देगा। तो इधर से अगर हम लोग गेहूँ डालेंगे, यहाँ पर फंक्शन जो आटा चक्की काम किया, नीचे में हम लोग को क्या मिल गया है, पाउडर, गेहूँ का आटा। तो ये मेरा जो अपने मन से लिए उसको हम लोगों ने डोमेन कहा। यहाँ पर जो रूल है, जो मशीन चल रहा है, वो फंक्शन का काम कर रहा है, और नीचे में जो हमको आटा मिल गया उसको रेंज का काम कर गया। अब दूसरे ढंग से इसको समझो, अगर हम लोग मकई ले लेंगे तो उधर हम लोग नीचे में कह देंगे मेज फ्लावर ना, मकई का आटा। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो अगर हम लोग कच्चा चना लेंगे तो हम लोग कह देंगे बेसन, पक्का चना लेंगे तो सत्तू। तो देख रहे हैं ना, इधर हम लोग वेरिएबल बदल रहे हैं, यहाँ रूल जा रहा है पाउडर के रूप में, उधर मिल रहा है बट वेरिएबल्स मिल रहे हैं, डिफाइंड मिल रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा भी तो है कि अगर हम लोग नट बोल्ट ईंटा पत्थर डाल देंगे इधर तो मशीन चलबे नहीं करेगा। इसका मतलब ये सब डोमेन सेट में नहीं है। नट बोल्ट ईंटा पत्थर जो ले लेंगे ना, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये डोमेन से बाहर करो, रेंज मिलबे नहीं करेगा। तो ऐसा नंबर हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए रूल डिफाइंड होता है और रिजल्ट हमको मिलेगा। तो जो इसके लिए रूल डिफाइंड होता है, ऐसे सिस्टम, ऐसे नंबर, ऐसे एलिमेंट जिसके लिए रूल डिफाइंड हो और साथ में हमको उधर रिजल्ट मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने मन से लिया, डोमेन रूल के अनुसार आया, उसको रेंज कहते हैं। अब समझो एक छोटा सा पत्थर को उठा कर फेंकिएगा, दूर जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखिएगा तो और कम दूर जाएगा, थोड़ा और बड़ा लीजिएगा तो और कम दूर जाएगा। अगर आपको कह देंगे 100 क्विंटल का पत्थर फेंको तो आप फेंक पाएंगे नहीं, तो वो आपका डोमेन से बाहर चला गया। और जितना दूर पत्थर जा रहा था वो रेंज में, इसीलिए तो बोलते हैं रेंज में है, ठिकाना लगा देंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आप लोग ये सब डोमेन रेंज का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आप इसी तरह से यहाँ से समझिए, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन किया होगा माय डियर। और ध्यान रखिएगा, नेचुरल टू नेचुरल जो डिफाइन करता है, इसमें भी दो कैटेगरी है। हम आपको फोटो बना देते हैं और जल्दी से समझाते हैं कॉन्सेप्ट को भी, ताकि ये फंक्शन आपको, ये वाला जो टॉपिक है ना, डोमेन रेंज फंक्शन है ना, तो बहुत टेंशन देता है लोगों को, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, अगर सेट ए है और इधर सेट बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी में एक भी खाली नहीं रहा ना, रूल के अनुसार जितना इधर एलिमेंट लिए उतना ही एलिमेंट हमारे पास आ गया। एज फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए रूल लिखा हुआ है, अगर 1 2 3 लिए तो यहाँ पर आ गया 2 4 और 6 आ गया। दिस इज द पेयरिंग, दिस इज द पेयरिंग, दिस इज द पेयरिंग, दिस इज द पेयरिंग। तो ये देखिए, तो एक के साथ एक लागू हुआ तो इसको हम लोग कह देंगे 1 1। इसमें एक भी एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट बी विच इज अनपेयर्ड। बी सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनपेयर्ड है, तो इसीलिए ऐसा अगर कोई खाली एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा तो माय डियर इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू। तो ये रूल बन गया 1 1 ऑन टू। अगर सेट बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया तो हम लोग बोल देंगे 1 1 इन टू। अगर ऐसा सेटिंग हो जाता, किसी तरह से आपको सवाल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बच गया 1 2 3, यहाँ पर हम लोग 2 4 6 या 8 10, इस तरह से बच गए, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे, इसको हम लोग कहते हैं रूल को 1 1 तो है, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बट यहाँ एलिमेंट क्या हो गए, बच गए। दिस इज द रिमेनिंग एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट जो आपके पास आ गए हैं, ये एलिमेंट बच गया है और एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़्यादा बचे हुए हैं, इसीलिए इसका हम लोग नाम देते हैं 1 1 इन टू। मतलब हम लोग कह देंगे इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सेट बी विच इज नॉट अनपेयर्ड टू द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, देन हम लोग इन टू कहेंगे। और ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज पेयर्ड टू द एलिमेंट ऑफ द सेट ए सेपरेटली, तो हम लोग 1 1 ऑन टू कहेंगे। माय डियर याद कर लो कि 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स फंक्शन होता है। फिर से याद कर लो, 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स फंक्शन होता है, उसी को बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है भाई, इसी का हम लोग नाम कहते हैं बाइजेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और इसी को हम लोग लिखते हैं 1 1 ऑन टू।
उम्मीद करते हैं कि ये वाला चैप्टर का फंडा आपका क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ये वैल्यू क्या है भाई, अभी हम फोटो से देख लिए कि भाई 1 1 on 2, इसी को 1 1 on 2 कह देंगे। अगर यहाँ पर चॉइस लिख देता आपका बाइजेक्टिव, कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट है भाई। इसी को सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव को बाइजेक्टिव कहते हैं। ऐसे भी बदल करके लैंग्वेज रहेगा, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहाँ से आइए सेम रिलेशन को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फंक्शन। देखो भैया वहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ था, वहाँ पे हम लोग को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ था, और यहाँ पे हम लोगों को दे दिया हुआ है रियल टू रियल। मतलब इसमें भी आपका प्लस माइनस दोनों होंगे, तो इसमें भी हम लोग को होना क्या चाहिए था, प्लस माइनस होना क्या चाहिए था, प्लस माइनस। ध्यान रखिए। बट यहाँ पर कमाल के बाद है, यहाँ बीच में क्या रूल लगाया हुआ है भाई, यहाँ से fx इक्वल टू क्या रूल लिया हुआ है, मॉड का। तो मॉड का लिया हुआ, तो प्लस माइनस के बदला में हम लोग को मिलेगा क्या, +2 और दिस इज -2 मिल करके यहाँ चला गया एक ही जगह पर, +3 और -3 मिल करके चला जाएगा एक ही जगह पर। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हम लोग का क्या पास वैल्यू आया, दिस इज 3, यहाँ पर दिस इज 2, इस टाइप का नंबर आ रहा है। इसमें निगेटिव एलिमेंट आ ही नहीं रहे हैं, राइट। निगेटिव एलिमेंट हम लोग को आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग इस बात को कह देंगे। और यह ध्यान रखिएगा, पेयरिंग के लिए दो एलिमेंट मिल करके हमारे पास एक जगह अगर चला गया है ना, और इस तरह से हम लोग एलिमेंट देख रहे हैं कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसमें ओनली पॉजिटिव रियल आ रहा है, और इसमें हम लोग का क्या आ रहा है, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव सब एलिमेंट का मॉड में डाल रहे हैं, तो हम लोग एक ही जगह चला गया। तो भैया 1 1 तो नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं हुआ, तो ये देखिए 1 1 1 नहीं हो गया, ऑन टू भी नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकते हैं, निगेटिव वाला बच सकते हैं, क्योंकि रूल कह रहा है कि रियल है। तो भैया ये ऑन टू नहीं है, तो नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। इसमें आपका निगेटिव एलिमेंट रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेट कह रहा है रियल नंबर का, ठीक है, सेट कह रहा है ये रियल नंबर का, रूल के अनुसार ओनली पॉजिटिव नंबर आ सकता है, और रूल के अनुसार इसमें निगेटिव कह रहा है कि ये डोमेन और रेंज रियल टू रियल है। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। तो ये भी कहानी खत्म। हाँ जी, अब फिर से याद रखिएगा, इनवर्स फंक्शन निकालना है। राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ओनली एग्जिस्ट टू द 1 1 on 2 फंक्शन। ध्यान रखिएगा, और जो स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन जो भी होते हैं सब 1 1 on 2 होते हैं। तो यहाँ पर माय डियर लिखा हुआ है, ये देखिए। और इन्वर्स फंक्शन बनाने का तौर तरीका क्या है, हम फिर से आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा समय ले लेंगे, इन्वर्स के बारे में हम पूरे पढ़ा देते हैं ना। निकालना क्या है माय डियर, यहाँ पर ये वी हैव टू कैलकुलेट द इन्वर्स फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली टू द 1 1 on 2 फंक्शन। पहला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इन्वर्स function exists only to the 1 1 on 2 function। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, आपके पास अगर रहेगा कि किस फंक्शन का इन्वर्स होता है, तो आप ये लिखिएगा जरूर। राइट, दूसरा हम लोगों ने बात कर देते हैं इन्वर्स होने का शर्त। अगर हम लोग का क्लियर हो गया, तो इन्वर्स होने के लिए सीधा कहते हैं स्टेप नंबर 1, समझिएगा, ये रूल को याद कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या लेते हैं हम लोग, तो स्टेप नंबर 1 में आपके पास यह S1 हम लोग कह देते हैं, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। पहला स्टेप्स है रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, पहला बात ये आया। दूसरा स्टेप्स नंबर 2 है रिप्लेस x बाय y और y बाय x। ऐसा ये रूल अगर आप लोगों ने कर दिया तो आंसर आ गया। हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं ना, ये रूल आपके पास हो गया। और इस रूल के अनुसार यहाँ देखिएगा है क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू हमारे पास है 2x + 7। माय डियर, fx को ही हम लोग क्या कहते हैं, y
दिस इज 2x प्लस 7, दिस इज योर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना तो हमने क्या किया, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये देखिए y माइनस 7/2 इज इक्वल टू x, ये स्टेप्स नंबर 1 हो गया। स्टेप्स नंबर 2 में हमने क्या कहा कि जहां x मिलेगा वहां पर आप y रख दो और जहां y था वहां पर x रख दो, आंसर आपको आ जाएगा। इसी को इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपका रूल इन्वर्स निकालने का पूरे फंडा क्लियर हो गया होगा ना। तो और रियल टू रियल है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, डोमेन रेंज हमारा दोनों रियल टू रियल है। इसमें भी आप x का मान रियल ही आएगा, इसमें भी हम लोग को रियल ही था। तो रूल नंबर क्या है भाई, x माइनस 7/2, x माइनस 7/2, दी चॉइस दैट इज योर आंसर, डी चॉइस दैट इज योर आंसर। चले भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ना। तो आपके पास ये जो फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हम लोगों ने ये क्लियर कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ यहाँ तक आपको बहुत मज़ा किए होंगे। अब थोड़ा सा और आसान चीज़ आ रहा है, ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया आपको कॉन्सेप्ट वाइज, और अब उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। एंड मोर प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। I will just discuss all the important question from the different model sets. अब यहाँ से आपका टॉपिक बदलने वाला है, बदल गया है, that is inverse function, question based on the inverse function. So see this one. हमारे पास कुछ इन्वर्स में कॉन्सेप्ट है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बट राइट नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी। यहाँ पर आप देखेंगे cos इनवर्स √3/2 एंड दिस इज 1/2, cos में है तो √3/2 दैट वैल्यू कम्स इन π/6 एंड 1/2 cos इनवर्स 1/2 वैल्यू cos के π/3 मान पर होते हैं 60 डिग्री में। आई थिंक सो कि दिस वैल्यू कम्स आउट π/2, दिस इज योर द चॉइस। ओके, आगे अगर हम लोग देखेंगे इसको तो यहाँ पर देखिएगा साइन है, tan इनवर्स और cos इनवर्स। तो आई विल राइट द फ्यू कॉन्सेप्ट। साइन इनवर्स माइनस x रहे, दिस इज माइनस साइन इनवर्स x, रिमेंबर इट। अगर cos इनवर्स माइनस x रहे तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos inverse x. Use the concept. Tan inverse follow the rule of sin inverse. Tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. This is the concept. तो आप यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन ये है साइन ब्रैकेट में ये है तो माइनस बाहर चलाएगा, माइनस tan इनवर्स √3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। माय डियर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए साइन एंड दिस वैल्यू कम्स आउट, दिस इज tan इनवर्स √3 वैल्यू ऑफ tan हैपेंस इन π/3, तो दिस वैल्यू इज माइनस π/3, दिस इज पाई एंड राइट नाउ वी हैव गॉट इट, दिस इज π/6. We know this one, sine overall this value and this is π/2 and this π/2 value is 1. So choice, I think so. Answer of this question is very simple, that is 1. Here 8 number question dear, just see this ones, 8 number questions अगर आपको solve करनी है तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। सी दिस वन, इफ देयर इज इनवर्स फंक्शन एंड इनवर्स के आगे कोई भी टर्म थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, फर्स्ट यू सिंप्लीफाई देन सॉल्व इट, अदरवाइज आपका हाथ फंस जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास लेट हम लोग मान लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस है, 8 नंबर, तो लेट tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। अगर ऐसा मानेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होने वाला है, cos इनवर्स
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस कुड बी रिटेन। और यहाँ से देखिए आप लोग cos इनवर्स cos 2 थीटा होंगे, ये कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है इसका मान, तो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट भाई। बट हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, 1/2, और ये वैल्यू जो हम लोग को इतना का मान जो निकला हुआ है, वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर 2 थीटा, कट थीटा, and theta value from here you will get it 1 tan inverse root x, this is equal to theta। तो theta equal to हमारे पास वैल्यू आ रहा है tan inverse root x, ओके। तो दिस इज tan inverse root x, दिस इज योर रिजल्ट। आगे में आप लोग देखिएगा, यहाँ से मान है tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 2/9। आई थिंक सो कि वी नो दिस वन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। पुटिंग द वैल्यू हम डायरेक्ट रख देते हैं, आप लोग सबको याद भी होगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 and this is 2/9, this comes out like this one, tan इनवर्स। ये देखिए, अगर इस वैल्यू को आप लोग यहाँ से लिख रहे हैं tan इनवर्स, ऐसे किया, एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर 9 और यहाँ 8, दैट इज 17 बाई आपके पास आ रहा है कितना 36, और यहाँ पर 34/36, इसको कट कर दीजिए, दिस इज tan इनवर्स 17/34 एंड दिस कट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो tan इनवर्स 1/2, दैट इज योर राइट आंसर, ओके, दिस इज योर वैल्यू। तो सिंपल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जल्दी अगर आप लोग हाथ चलाएंगे तो फास्ट निकलेगा। अब यहाँ से देखिएगा, मैट्रिक्स एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज डन। फिर से आपको बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, पहला बात। दूसरा, इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और एनी स्केलर नंबर, जिसको नंबर हम लोग बोलते हैं, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड। डिटर्मिनेंट में बिल्कुल अलग होता है कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, बट मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो हमारे पास रूल यहाँ देखिएगा 2/2 का है, 2/2 का है, रिजल्ट भी 2/2 आया हुआ है, यहाँ स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और दो मैट्रिक्स अगर बराबर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर दें तो देखिए हम फटाफट 10 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को आसानी से हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए कि बड़ी आसानी से हम ये बगल में ही बना दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो माय डियर यहाँ देखिए 2x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, 2x 10, यहाँ पर 14 और यहाँ पर है 2y -6। यस, हियर इज योर वैल्यू, एडिशन करना है किससे, 3 4 1 2। माय डियर इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया है 7 14, अगला है 15 एंड 14। वाओ, अब यहाँ से ऐड कर लीजिए टर्म करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला जगह और ये सेम पोजीशन पर है तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो एडिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग डन कर लेते हैं। तो 2x + 3 14, और यहाँ से आप देखिए तो वैल्यू आया हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग तो और भी अच्छा रहेगा। इसको हम थोड़ा सा सजा के आराम से यहाँ लिखिए 2। तो ये देखिए तो 14 और 1 कितना हो गया 15। यहाँ पर 2y -6 में 2 जोड़ देंगे तो 2y -4 आएंगे। ये ऐसे वैल्यू आया, दिस इज इक्वल टू 17 14 15 14। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कहने का मतलब ये एलिमेंट इसके साथ, तो क्या वैल्यू आ रहा है भाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, पहला बात। दूसरा हम लोग कह देंगे दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट वुड बी सेम, तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 9। तो आई थिंक सो कि 29 इज द आंसर, 29 इज द आंसर। ओके, तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल when column of the first matrix and row or number of row in the second matrix would be same। अगर ऐसा है कि दो मैट्रिक्स तो कंसिस्टेंट कहलाते हैं और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ले लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। सी क्या है, ए बी का मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। कोई टेंशन नहीं लेना है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या लिखा हुआ है भैया, ए बी इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिख दिया है, ये देखिए है 2 इंटू 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 1। ये और ये बराबर है, इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या बराबर है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर जो होते हैं ये 2/1 हो जाएंगे। तो ऑर्डर 2/1 तो हम लोग क्या कह देते हैं, देख लीजिए कैसे लिखते हैं। सो 1 3 2 1 एंड दिस इज व्हाट 4 और -1। इंपॉर्टेंट देखिए, a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन है, बट b इंटू ए का यहाँ मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन है कॉलम और रो का संख्या बराबर होने का वो इसमें लागू नहीं होगा उल्टा कर देने पर। बट हम लोग को सीधा पूछा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाइए। तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, ये देखिए, फिर 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू प्लस में है 1 इंटू -1, तो 4 में से 3 चला गया तो 1 हो गया, और 2 4 8 में से 1 चला गया 7 हो गया। तो आई थिंक सो 1 7 दैट इज द मैट्रिक्स। आई अगर है कहीं पर, यस बी इज द राइट चॉइस, बी इज द राइट चॉइस। अब आगे दिख रहा है एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को डिलीट करने पर, हटाने पर जो हमको छोटा डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका प्रॉपर साइन के साथ एलिमेंट हम लोग तैयार करेंगे और उसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर, मतलब माइनर विथ प्रॉपर साइन। रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखिए हटा रहे हैं, तो हटाने का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए आप लोग, तो आपको समझ में आएगा तुरंत। चेक कीजिए, अगर एक एलिमेंट को हमने लिया, दिस एलिमेंट को, तो इसको और इसको को हटा दिए, तो माइनर एलिमेंट हम लोग को प्रॉपर साइन के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से चलते हैं। तो हमारे पास जो नया वाला जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, 2/2 का इसलिए ऐसा मिल रहा है। अगर 2 को लेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर हम लोग को -3 मिलेगा, और 3 को लेंगे, ये भी माइनस के पोजीशन पर है तो हमको -2 मिलेगा, और 4 का पोजीशन पे है तो हमको 1 मिल जाएगा। मतलब जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसको कट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसी को लेते हैं, प्लस पोजीशन का हम लोग साइन दे देते हैं। तो ये 1 1 पोजीशन पे है, इवन जहाँ नंबर आएगा ये 1 2 पोजीशन पे है, तो 1 2 पोजीशन का मतलब ऑड आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 1 और 2 पोजीशन पे है, और ये वाला 1 और 2 पोजीशन पे है, और ये वाला 2 1 पोजीशन पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 1 पोजीशन पर है, और ये हम लोग 1 2 पोजीशन पे। तो जहाँ भी पोजीशन का रो और कॉलम का संख्या जोड़ने पर, नंबर जोड़ने पर, अगर ऑड नंबर आए तो निगेटिव और इवन आए तो पॉजिटिव, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ही डैश लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 4 -3 -2 1। अगर ये कोई है तो ये मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, ADJ। ये कहीं पर है 4 -2 -3 -1, दिस इज योर वैल्यू। ओके, तो ये हम लोग को आसानी से निकाल रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निकालना है कोलिनियर का कंडीशन। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन इन द स्पेस,
then if they are not collinear then triangle will form, but if area of the triangle is equal to 0 then all the 3 points will be collinear. अगर 3 पॉइंट स्पेस में है और अगर एक लाइन में नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अगर एक लाइन में आ जाएंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाते हैं तो आप लोग सब पढ़े हुए हैं, हम तुरंत लिख देते हैं और याद भी करा दे रहे हैं आपको कि हाउ टू रिमेंबर दिस वंस। तो कैसे निकालते हैं, ये देखिए 3 अगर पॉइंट है तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एकदम आसान वाला बात हमने लिखा है। ऑर्डर है 3 पॉइंट है 1 2 3, क्या हमने पॉइंट लिखा है 1 2 3, 1 लिखेंगे 2 3, 2 लिखेंगे 3 1, 3 लिखेंगे 1 2, बस ऐसा काम करना है। आपके पास पॉइंट कितना कितना है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग a ले लिया, a इंटू y2 का मान कितना है मेडिया, तो यहाँ देखिए y2 का मान b है और y3 का मान कितना है तो 1। यहाँ पर देखिए तो x2 का मान क्या है, x2 का मान 0 है। अब यहाँ से हम लोग कह देंगे x2 ले y3 दैट इज 1 है, देख रहे हैं ना, हम लोग x2 ले लिए तो x2 का मान हम लोग को 0 है। उसके बाद हम लोगों ने y3 ले लिया 1 और फिर उसके बाद हम लोग y1 ले लिया तो y1 का मान 0 है। तो खैर एनीवे 0 हो रहा है इसलिए हमको टेंशन नहीं है। x3 का मान है 1 और ये 1 हो गया तो हमारे पास y1 का मान है 0 एंड माइनस b दिस इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए आप लोग, तो हमारे पास ये है ab माइनस a प्लस 0 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b इज इक्वल टू ab, तो 1 बाई a प्लस 1 बाई b इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने क्या कर दिया है, a बाई ए बी और b बाई ए बी इज इक्वल टू 1, ये काम किया। तो आंसर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1, ये आपका दिया हुआ है। सो दिस इज योर आंसर। आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉडुलस दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 मॉड दिया हुआ है। और मॉड फंक्शन जब कभी हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो देखिएगा शार्प पॉइंट मिलता है, और वेयर देयर इज ए शार्प पॉइंट इन द ग्राफ स्लोप विल बी डिफरेंट, सो नॉन डिफरेंशिएबल, बट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अलजेब्रा का फंक्शन है और यहाँ मॉडुलस है। तो देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने का सबसे सिंपल तरीका क्या बताते हैं भाई, कि मॉड के अंदर का जो फैक्टर उसको 0 के बराबर इक्वेट कीजिए। व्हाट इज द फैक्टर हियर, x माइनस 2 इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, x इक्वल टू 2, दिस इज द पॉइंट हम लोग को मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से खींच दिया, देखिएगा फट से ये हम लोगों ने ले लेते हैं। तो ग्राफ यहाँ से लिखेंगे 1 2, ग्राफ को ऐसे खींचा एंड ये ग्राफ आपको ऐसे जाएगा। इम्पॉर्टेंट सा बात आप इसको समझिएगा, हमने क्या कहा, अगर ग्राफ को लिखेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो दिस वैल्यू इज x ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज x लेस देन 2। ग्रेटर देन 2 में आपका ये वाला वैल्यू x का मान कोई भी 2 से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा प्लस आएगा तो इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और इस साइड में आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। आप ये स्लोप देखिए 45 डिग्री है और ये स्लोप 2 से पीछे में आपको कितना है, -1 हो गया है ये, और स्लोप और ये वाला स्लोप कितना है 1, ये स्लोप कितना है -1, मतलब 0.2 से राइट साइड में अगर चलेंगे तो स्लोप 1 हो गया, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर माइनस साइड में हम लोग चलेंगे, मतलब 2 से पीछे साइड में चलेंगे तो -1 स्लोप। और dy बाई डी एक्स स्लोप अगर किसी पॉइंट पर अलग अलग हो जाते हैं, राइट साइड में dy बाई डी एक्स का मान 1 और लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स का मान -1, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल की पहचान है। या ग्राफ कहीं खींचेंगे कहीं पे शार्प पॉइंट मिल जाएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल का पहचान है। बट अगर हम इसको कह देंगे कि हमने इस पे हाथ चलाया, यहाँ से हाथ चलाए और लगातार यहाँ तक चल गए, कभी ब्रेक किया नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बी चॉइस है भाई, x इक्वल टू 2 पर। ऐसा हम लोग कहानी कर लिए। अब देखिए कैलकुलस है, कैलकुलस VVI इंटरेस्टिंग, कैसा इंटरेस्टिंग, रसगुल्ला खाते जाओ, टेस्टी वाला है।
ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन है, अगर थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो मैथ वाला स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा इजी भी लगता है, बशर्ते प्रैक्टिस है। तो लग जाओ, ये देखो y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है साइन क्यूब, तो y इक्वल टू साइन क्यूब लिखना है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब d साइन क्यूब x बाई d साइन x, जानिए रहे हैं, चैन रूल लगाएंगे, एंड दिस इज d साइन x बाई dx, इसी को हम लोग कह देते हैं dy बाई dx। तो बताओ आप लोग यहाँ से कि भैया ये है 3 साइन स्क्वायर x और साइन का cos x, 3 साइन स्क्वायर x और साइन का cos x। अब यहाँ से देखिए, अभी तुरंत माने थे कि अगर ऐसा cos इनवर्स के बाद इफ यू आर गेटिंग समथिंग बिग टर्म that is tedious, that is a little bit tilted, not straight, not simple, then we have to make it simple by doing the proper substitution. तो what this one we have to, आप substitute करो, तो आप substitution कीजिएगा तो y is equal to आपके पास है cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। यहाँ पर क्या मान लिया, लेट x बराबर tan थीटा हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्यों, ये फॉर्मेट आप लोग जानते हैं कि ये फॉर्मेट VBI है, और इसको वैल्यू हम लोग को पता है कि cos के टर्म में क्या होता है, cos 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा, और 2 इंटू थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा, तो दिस वैल्यू इज tan इनवर्स x। अब ये बताओ dy बाई डी एक्स अगर हम लोग कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये देखिए आपके पास आएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं है भाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट इट। तो हम आपको एक चीज़ आपको याद करवा देना चाह रहे हैं कि ये बार बार आ रहा है, 2-3 बार ये टकरा गया हम लोगों से। तो कॉस वाला cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लो और घोट लेना ना। ये देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोनो फार्मूला कहीं ना कहीं आते रहता है, सो बेटर टू रिमेंबर इट, एंड दिमाग में इसको डाल लीजिए कि हमरा ये दोस्ती निभाएगा। तो डियर, जितना आप फ्रेंड बनाते चलोगे और फार्मूला को फ्रेंड बनाओगे तो फार्मूला कभी गड्ढे में नहीं ले जाएगा, पक्का सही जगह आंसर दिलाएगा, और आंसर दिलाएगा तो समझिए रहना बल्ले बल्ले आपकी तो है। तो आप इसे दोस्ती ही कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम लोग के पास में यहाँ से फिर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फोड़ देते हैं। ये देखिए डिफ्रेंशिएशन है तो फोड़ना ही है, डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। तो x का 1 फिर y, फिर देखिए यहाँ से x ले लिया dy बाई डी एक्स, ओके, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ऐसे कर लिया। माय डियर, ऐसा करो कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर देंगे, एक काम कर देते हैं, dy बाई डी एक्स को इसको उठा लेते हैं इधर और इसको ले जाते हैं इधर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, x माइनस, ये देखिएगा हम लोगों ने वैल्यू लिख देते हैं, x माइनस 3y स्क्वायर, उठा लिया इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y। तो dy बाई डी एक्स का मान आपके पास यहाँ से आंसर आ रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस y बाई x माइनस 3y स्क्वायर। चेक कीजिए तो ऐसा आंसर कहीं पर है, x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर माइनस y x माइनस 3y स्क्वायर, दैट इज द चॉइस, दैट इज द चॉइस। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला हम लोगों को जो वैल्यू निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए, हम साइड साइड में करके बनाते चलते हैं आपके साथ। राइट साइड वी हैव द प्लेस। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ से उठा लेते हैं, जगह हमारे पास थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इफ कर्व इक्वेशन इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप समझते हैं ना, dy बाई डी एक्स को कहते हैं, कान में बोले dy बाई डी एक्स को कहते हैं, इसी को हम स्लोप कहते हैं।
दिमाग में डाल लीजिए, dy बाई डी एक्स अगर कोई कर्व दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और पॉइंट को पुट कर देंगे तो फटाफट हम लोग को स्लोप निकल जाएगा। और ये जो स्लोप हम लोग निकालते हैं वो टेंजेंट का स्लोप देता है, और अगर उसका हम उल्टा करके निगेटिव लगा देते हैं तो नॉर्मल का स्लोप देता है। तो टेंजेंट नॉर्मल कहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 19 नंबर में dy बाई डी एक्स का देखिए कर्व क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 6। लो भैया एक्स वाई इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, हियर से लिख सकते हैं वाई बाई एक्स इज नेगेटिव साइन। अब वाई का मान कितना दिया हुआ है माय डियर, वाई वैल्यू इज 6 बाई 1 विथ नेगेटिव साइन, दिस इज इक्वल टू -6, this is equal to -6, this is equal to how much, -6। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, अरे यार वही तो आ गया। अभी हम लोगों ने dy बाई डी एक्स टेंजेंट का पढ़े और स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स आ गए हैं। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने का क्या तरीका है अभी तुरंत बताएं, तो हम लिख देते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ द नॉर्मल, dy बाई डी एक्स अगर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -1 बाई dy बाई डी एक्स जो टेंजेंट का होता है, यही तो हम लोग को टेंजेंट कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स तुरंत निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर इसका निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2x - 1, और dy बाई डी एक्स का मान किस पॉइंट पे निकालना है माय डियर, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, x इक्वल टू 1, हियर इज वैल्यू 2 इंटू 1 - 1, दिस इज इक्वल टू 2 - 1, दिस इज 1, ऐसे आ गया। लेकिन हम लोग को चाहत क्या है, dy बाई डी एक्स का मान, ये देखिए हमारी चाहत है, यहाँ से कलर बदलते हैं, दिस वैल्यू कम्स आउट, ध्यान रखिए तो कितना वैल्यू है, -1 बाई dy बाई डी एक्स का मान कितना है 1, आंसर इज हाउ मच, -1। तो -1 कहीं है, लो -1 है। तो dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास स्लोप का निकालने के लिए टेंजेंट का पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसको रिवर्स करके निगेटिव लगा देंगे तो हमको निकल जाएगा किसका मान, नॉर्मल का। अब 21 नंबर को जब हम लोगों ने इधर से निकाल लिए हैं, आई थिंक सो एवरीथिंग इज ओके, दैट्स इट। आपको समझ में भी आ रहा होगा, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि एवरीथिंग दैट इज गोइंग इन द फाइन वे। तो आप लोग से हम आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैथ से दोस्ती कर लो, बार बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, पढ़ने का चीज़ है ये मैथवा, है ना। तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर ज़िंदगी में आपको चैलेंज नहीं है तो मज़ा नहीं है। सवाल नहीं बनता है इसका मतलब चैलेंज है। चैलेंज है, एक्सेप्ट करते हैं तो विन उसी के बाद होती है। इसीलिए तो कहते हैं दम है तो मैथ को सवाल फोड़ लो। तो फोड़ेंगे सर, फोड़ेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से फोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म या 3 टर्म सवाल दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे, प्रोडक्ट में रहे, तो उसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन में हमको ले आना चाहिए बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, सुटेबल अरेंजमेंट। चेक इट हियर इज 1, तो आपके पास क्या करना है, नीचे में प्रोडक्ट में है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पे हम ऐसा काम कर देते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये देखिए 1 के जगह पे क्या लिख दें, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये है आपका dx। इंटीग्रेशन कर लो यहाँ से, दिस वैल्यू इज dx बाई, यहाँ तक क्या वैल्यू आ गया, कॉस। एक बार हम लोग आप लोग को थोड़ा सा हम पूरा काम कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से टर्म बाई टर्म डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर x और टोटल का dx होगा। अगर हम एक लाइन में और लिखें यहाँ पर, तो दिस वैल्यू कम्स आउट सेक स्क्वायर x dx, ऐसे लगा लिए, और दूसरा वाला के लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर x dx। माय डियर सब जानते हैं इसका कि इसका मान होता है tan x, और जो c से शुरू होता है उसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। यहाँ से देखिएगा तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर का आएगा माइनस कॉट x प्लस सी। ये कहीं आंसर है, देखिए तो ये कहीं पर है, tan x माइनस कॉट x प्लस सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, वाह 22 नंबर क्वेश्चन तो एकदम हलवा है भैया। सी दिस वन, खाए जाओ बनाए जाओ और
इसका इंटीग्रेशन का गुण गाया जाओ। तो ये क्या करना है, नीचे में देखिएगा प्रोडक्ट में है, ऊपर में डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन में है, तो हम बोले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ले आना चाहिए बाय प्रॉपर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्या कहते हैं, टर्म बाई टर्म डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस कॉस कट जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे आ गया। एंड दिस वैल्यू कम्स आउट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड ये वाला है आपका tan x, और यहाँ माइनस है और माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दें ना, हड़बड़ी में यहाँ माइनस नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो वैल्यू आपको आ गया tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ओके माय डियर, आप लोग इसको ध्यान दें। तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दिस वैल्यू आया हम लोग का ए चॉइस। ओके बढ़ते चलते हैं। जस्ट ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा तूफानी गति से चलते हैं ना, जल्दी से। ये इजी सब सेक्शन है, सेक्शन सभी इजी था, बट फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी डिड दिस वन की फॉर द फर्स्ट 5-6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फंक्शन रिलेशन एंड सेट, ऑलरेडी वी हैव टॉट इट फॉर द कॉन्सेप्ट एंड मोर कॉन्सेप्ट है। जितना शॉर्ट में था मैंने रिलेशन, फंक्शन और टाइप ऑफ द रिलेशन सबने बताने की कोशिश किया था। बट राइट नाउ देयर इज ए कैलकुलस, सो वी शुड सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग हम लोग रिडक्शन करना है, तो dx बाई हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे में ये जो टर्म हम लोग लिए हुए हैं इसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो आई थिंक सो कि दिस इज tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, दिस इज योर रिजल्ट। कहीं है भैया tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी? आई थिंक सो वी हैव गॉट इट। अगला देखिए आपके पास जो वैल्यू आया हुआ है, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, राइट ना। 24 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, तुरंत तोड़ लेना चाहिए, x बाई x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर फैक्टर में रहे, लीनियर फैक्टर में रहे, तो तुरंत आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना चाहिए, a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2। जीरो मेथड, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो a का मान निकालना होता है, जो फैक्टर को 0 करते हैं उसको छोड़ दीजिए, तो x का मान पुट कीजिए, x का मान 1 माइनस 2, दिस वैल्यू इज माइनस 1। यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब हम लोग किसको, ये फैक्टर को हम लोग छोड़ देंगे ना, तो वैल्यू x का मान 2 रखिए, तो b वैल्यू इज इक्वल टू 2 बाई 2 माइनस 1 एंड दिस वैल्यू इज 2। ओके ए बी का मान निकल गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन जहाँ लिखा हुआ है उस जगह पे आप लोग ये लिख सकते हैं, ये देखिएगा हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो सवाल लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है x dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस, ये देखिएगा माइनस x माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इंटू dx, ये आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जैसे ही आप इसको लिख दीजिएगा तो आपके पास व्हाट द वैल्यू, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 2 को बाहर कर दिए, dx बाई x माइनस 2 आ गया, और ये माइनस कर दिए dx बाई x माइनस 1, ऐसे इंटीग्रेशन आ गया। कोई टेंशन है, नीचे वाला के ऊपर डिफरेंशियल है, नीचे टर्म का डिफरेंशियल है, तो 2 लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस c है। अरेंज करो माय डियर, तो हमारे पास ये देखिए लॉग, ये वाला ऊपर आ जाता है पावर में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस रहता है, तो लॉग टर्म नीचे में आ जाते हैं, है ना। तो हमारे पास x माइनस 1 और इसका मॉड प्लस c, चेक करो भैया ऐसा कहीं है, लॉग x माइनस 2 कहने हैं भैया, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c, आई थिंक सो b इज द राइट चॉइस। ओके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। सी दिस वंस, डू इट फास्टली, दैट इज नॉट द बिग इशू। अब तो एकदम आसान आपको लग रहा होगा। यहाँ देखिए तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स, इट इज द tan इनवर्स
x कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 से है √3, अपर लिमिट रख दो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 का मान है π/3 माइनस π/4 इज इक्वल टू आई थिंक सो कि ये आपको π/12 आ जाएगा। π/12 है कहीं, यस π/12 इज द आंसर। π/12 आपके पास यहाँ देखिए आ गया है, दिस इज द वैल्यू π/12, डी चॉइस है। ओके, अब आप लोग आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलो भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं माय डियर? डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन विच कंसिस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब x रहे, y रहे, dy/dx रहे, उसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पहला बात, अब थोड़ा सा इसमें कंडीशन में चेक कर सकते हैं कि x के साथ dy/dx रहे या y के साथ dy/dx रहे या x y dy/dx तीनों रहे एक साथ, तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में होना जरूरी है, राइट? मतलब dy/dx होना जरूरी है ना इन वेरिएबल के साथ में। अगर इतना हो गया तो इसमें पूछता है ऑर्डर एंड डिग्री। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द ऑर्डर, देन यू चेक ओनली द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, ओके? एंड डिग्री रहेगा तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओनली टू रूल टू गेट द ऑर्डर, चेक द हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड टू गेट द डिग्री चेक द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। बाकी दाएं बाएं नहीं देखना, देखना मना है। दाएं बाएं देखिएगा ना तो जान नहीं रहा, अगर रोड पे चल रहे हैं दाएं बाएं देख रहे हैं तो ठेस लग के आदमी गिर जाता है। सेम चीज़ अगर दाएं बाएं देखेगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो फोकस्ड ओवर द क्वेश्चन विद द फुल कंसंट्रेशन इज द ओनली way to get the right result. So here is what the order of the differential equation. ये देखिएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पर E दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। सेकंड है तो टिक मारो सेकंड। अब क्या कर दिया है भाई, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 27 द डिग्री ऑफ द, अरे भाई आ ही तो गया। तो डिग्री ऑफ द किसका दिख रहा है? डिग्री अगर देखने की बात करेंगे तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है? इसको हम लोग नहीं देखेंगे ना, ध्यान रखिएगा यहाँ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर इज डिफाइंड हियर 3, बट डिग्री अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड डेरिवेटिव टर्म शुड बी फाइनाइट। यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म अगर हम साइन का एक्सपेंशन करेंगे तो ये बहुत सारे टर्म मिलते जाएगा जिसका कि पावर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ गलती से, ध्यान रखिएगा, अगर गलती से यहाँ पर साइन नहीं रहता तब हम लोग 3 लेते। फिर से डिग्री हम लोग कहते हैं पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल डेरिवेटिव टर्म हैज फाइनाइट पावर। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म साइन का एक्सपेंशन करेंगे उसमें इसका पावर फाइनाइट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर डिग्री हम लोग डिफाइंड नहीं करते हैं। तब आगे आ जाइए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 28 का, तो ये हम लोग को क्वेश्चन आ गया नॉट डिफाइंड में। 28 नंबर क्वेश्चन का था सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। dy इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx, इंटीग्रेशन कर देंगे तो y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। देखिए तो हमारे पास वैल्यू है, ओके, y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। ये तो मेरा पहला ही चॉइस लड़ गया। अरे भाई, दिस इज योर इक्वेशन। अब आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेक्टर। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये देखिए a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b निकालना है। तो इट्स सिंपल, हियर इज द वैल्यू a प्लस b वेक्टर का मान निकालेंगे तो i को i के साथ, दिस इज 3i, ये देखिए यहाँ j है और 3j दैट इज 4j, और यहाँ से हम लोग बात कर देंगे तो -k एंड 4k दैट इज -5k। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो a प्लस b वेक्टर का मॉड i से बट इक्वल टू जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस 16 प्लस 25 और ये है आपका 50 अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 5√2। करें भाई 5√2,
आई थिंक सो वी हैव प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। देखिए यहाँ सस्ता में है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, मान दिया ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप लोग समझिएगा, हम ऐसे समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट पहले कि दिस इज योर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना रहता है, तो ई वाला जो सेक्शन हम लोग को आया ना, देखिएगा इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से हम लोग डाल दिए, ये अगर थीटा है तो इसी को हम लोग ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो अब आप लोग समझिए कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया। सो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो क्या कह रहे हैं, सो ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये मॉड है, ये मॉड है, कॉस ऑफ थीटा है। तो अब ए कॉस थीटा को छोड़ करके, ए कॉस थीटा को छोड़ करके लिखिएगा तो ए डॉट बी बाई बी वेक्टर, या इसी को लिखते हैं ए डॉट बी बाई बी वेक्टर का मॉड। दोनों में से कोई बात निकालिए। मतलब कहने का है कि जिस वेक्टर पे मॉड निकालना रहता है, डॉट दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में उसी वेक्टर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो हम यहीं पर आपको तुरंत बना देते हैं। ए डॉट बी का मान देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को आई के साथ, ए डॉट बी यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो आई को आई के साथ हम लोग निकालते हैं तो 2, और देखिए 3 माइनस 3 दैट इज -9। ये देख रहे ना, आई और आई, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 या 3 है, यहाँ -3 है, -9, यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर कितना है 6 है, तो हमारे पास हो गया 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड किसका, तो b का मैग्नीट्यूड निकालना है। देख रहे हैं ना, b का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आपके पास 49 आ गया और ये वाला 7 आ गया। ये कौन सा मान है, b का मॉड वैल्यू है। तो बताइए यहाँ से b का मॉड वैल्यू को हमारे पास 7 आ गया, तो होल वैल्यू इज -1/7, -1/7, बी चॉइस हो गया आपके पास। इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, a प्लस b इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। ओके माय डियर, ये समझिए कि इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेक्टर एंड मॉड वैल्यू इज गिवन, देन टू रिमूव द मॉड वैल्यू आपके पास पहले स्क्वायर कर दें। फिर से मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर का प्रॉब्लम बना रहे हैं और मॉड से रिलेटेड कोई टर्म आ गया जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो मॉड हटाने का तरीका है कि पहले उसको स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देखें, जल्दी से इधर आइए, इस साइड में ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो मॉड ए, वेक्टर ए का मान आपके पास होता है मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। जहाँ कहीं भी कोई टर्म मॉडुलस के अंदर मिल जाए और उसे हटाना है तो आप लोग तुरंत ये काम हम लोग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ पर निकालना है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है मॉडुलस वैल्यू, a प्लस b का मान भी दिया हुआ है, तो a माइनस b का मान निकालना है। तो a माइनस b का मान निकालने के लिए इसमें हम लोग को एक टर्म नहीं दिया हुआ, एंगल। देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, तो चेक इट हियर। हम लोग कह देंगे a प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का मान दिया हुआ है 5, तो थोड़ा हटा लेते हैं, a प्लस बी दिस वे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऑलवेज खोलने का तरीका है ना, तो हमारे पास लिखेंगे a प्लस बी एंड डॉट ऑफ a प्लस बी। समझिएगा, मॉड हट गया, खुल गया, तो हम लोग ऑपरेट कर लेंगे। दिस इज 25, ये है a डॉट a डॉट ऑफ b, अगला मान है b डॉट ऑफ a प्लस b डॉट ऑफ b एंड दिस इज इक्वल टू 25। माय डियर, यहाँ देखिएगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस 2a डॉट ऑफ b, ओके, साथ में है मॉड b का स्क्वायर
इज इक्वल टू 25। चेक करते हैं, ये मॉड का मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 2 इंटू मॉड ए का मान कितना है 3, मॉड बी का मान कितना है 4, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25। ये 16 है, ये 9 है, एडिशन लेकर के उधर कीजिए तो 0, तो ये 0 होगा नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। अब आगे आइए, हमारे पास जो मान रहा a माइनस बी का, लेट अस चेक इट कि a माइनस बी का मान के लिए क्या करेंगे भाई, तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। और जैसे ही हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, चेक कीजिएगा, एंगल निकाल चुके हैं ना, एंगल हम लोगों ने निकाल रखा है, तो क्या आने वाला है, तो ये देखिएगा a माइनस बी डॉट a माइनस बी, इस तरह से कर लिया तो वैल्यू हमारे पास आया a डॉट ऑफ a, ओके, माइनस a डॉट ऑफ b माइनस b डॉट ऑफ a प्लस b डॉट ऑफ b। वाह, ध्यान रखिएगा, हम इस मान को 0 कह दे रहे हैं, इसको मान को भी 0 कहेंगे, 0 कहेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आया क्या 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री आ गया तो 0 हो गया, तो हम लोग ये कह देंगे मॉड का स्क्वायर प्लस यहाँ भी कह देंगे मॉड बी का स्क्वायर, और मॉड बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ भी है 4 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 25। माय डियर, ये आया किसके बराबर है, हमारे पास a माइनस बी ऐसे वेक्टर है, होल स्क्वायर बराबर 25, तो a माइनस बी ऐसे हम लोग लिखेंगे, तो दिस वैल्यू इज कम्स आउट 5। ओके, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है भाई, बट 32 नंबर में लिखेंगे इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 और a डॉट b इक्वल टू 0 देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, a क्रॉस b अगर 0 हो गया तो सिर्फ अगर ये रहता तो एंगल 0 होता, और a डॉट b 0 हो गया, अगर सिर्फ a डॉट b 0 होता तो एंगल 90 होता। तो भाई अगर एक साथ दोनों दिया हुआ है तो चाहे 0 होगा चाहे तो 90 होगा, एक साथ तो दोनों नहीं होगा। दिन रात कभी एक साथ मिलता है नहीं, हंसना रोना कभी एक साथ होता है नहीं, तो भैया 0 और 90 एक साथ कैसे मिल जाएगा। अब जब नहीं मिलेगा तो कुछ अलग बात होगी। तो वहीं यहाँ अलग बात में क्या होगा कि यहाँ से देख लीजिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट में होगा आइदर a0 और b0 आपको आना जरूरी है, आइदर a0 और b0। तो चॉइस डी में है आपके पास, ये सही होगा, आइदर a0 हो जाए और b0 हो जाए, एंड नहीं है एक साथ दोनों 0 हो, जरूरी नहीं है, दोनों में से एक कोई 0 हो जाएगा ना, तो हम लोग को 0 वैल्यू आएगा, एंगल का मान कुछ भी क्यों ना रहे। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, आप लोग सब जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो पहले हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन दो पॉइंट को मिलाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो मैं ये बता दूं, पहले ये दोनों पॉइंट से लेंथ निकाल लीजिए आप लोग। तो लेंथ d का मान अगर आप लोग निकालेंगे तो d वैल्यू कम्स आउट लाइक दिस वंस, ये देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका लेंथ निकल गया d। ओके, दिस इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आ गया 2√2। चेक कीजिए, d का मान आ गया। अगर हम लोग l का मान निकालना है तो पहला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप लोग निकालिएगा, तो दिस इज -1 बाई d, तो हमारे पास वैल्यू आ गया -2/2√2, कट कर दिया तो दिस इज -1/√2 पहला वैल्यू। m का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो m इज इक्वल टू 1, देख रहे हैं ना,
1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 2√2, एंड ये वाला वैल्यू आएगा 2/2√2 एंड दिस वैल्यू इज 1/√2। अगला पॉइंट अगर n हम लोग को निकालना है तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1/2√2 एंड दिस वैल्यू इज 0। तो आपके पास है -1/√2, 1/√2 एंड 0। -1/√2 कहीं देखिए है -1/√2 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो वैल्यू फर्स्ट हम लोग को निकल गया है। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस -1। हाँ, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये संभव वैल्यू है या इसका रिवर्स वैल्यू भी संभव है। ध्यान रखिए, ई वाला हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन का नाम जो निकाले हैं, ये वाला डायरेक्शन कोसाइन ए बी का लाइन निकाले हैं। ई वाला अगर ए है, बी है, तो लाइन ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर 1 में से बी ए का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो आपके पास चॉइस है ए बी का डायरेक्शन कोसाइन। ये जो आंसर निकाले हैं हम लोग लाइन ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं। अगर बी ए का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को कह देगा बी ए का, तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को ई वाला आ जाएगा ना। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा हुआ है ना। डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोग को पूछता तो सिर्फ कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये वाला ए है, बी है, यहाँ पर जो चॉइस में अगर ए बी कहेगा तो बी में से हम लोग ए को माइनस करते हैं, तो -1 -2 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ए बी का डायरेक्शन कोसाइन ए हो गया, बट यहाँ लाइन ज्वाइनिंग कह दिया, ना ए बी कहा ना बी ए कहा। तो ए बी वाला नहीं कहता तो हम लोग नाम कहता तो ये आंसर आ जाता, और बी ए कहेगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। रिवर्स करके निकालेंगे, ए में से बी को घटाएंगे तो 1 -1 2, 2/2, तो 1/2 आ जाएगा। अगला है कि यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग बी ए कहेगा तो -1 में से -1 घटाए तो -3 आ जाएगा। ये बी ए का डायरेक्शन कोसाइन है ना, और ये वाला है ए बी का डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन बदल देने से डायरेक्शन कोसाइन में निगेटिव से ऑपरेट हो जाता है। तो अगर ए बी का जो डायरेक्शन कोसाइन है उससे माइनस लगा दीजिएगा तो बी ए का निकल जाएगा, या बी ए का जो डायरेक्शन कोसाइन है उससे माइनस लगा दीजिएगा तो ए बी का निकल जाएगा। यहाँ ना ए बी कहा ना बी ए कहा, चॉइस के अनुसार यहाँ पर बी ए का डायरेक्शन कोसाइन ये वाला सही है। ओके, आगे हम लोग आइएगा, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस आर। तो वाई एक्सिस जो इंटरसेक्शन होते हैं माय डियर, 3 डायमेंशन में देख लीजिएगा। तो 3 डायमेंशन में आप लोग थोड़ा सा समझिए कि किसका किसका क्या कहानी है। समझने की बात है। ये देखिए आपके पास ये ऐसे है, ये वाला इस तरह से हम लोगों ने ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे x, इसको y एंड इसको z कह देंगे। तो z कह देंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए क्या है, ये वाला जो वैल्यू xy प्लेन है, xy प्लेन है, xy प्लेन को हम लोग z = 0 कह देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि ये वाला है yz प्लेन, तो इसको हम लोग कह देंगे x = 0। ये वाला है xz प्लेन, तो इसको हम लोग कह देंगे y = 0। करेक्ट है। तो अब यहाँ से हम लोग को y एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो y एक्सिस किसका किसका इंटरसेक्शन है, z = 0 और x = 0 का इंटरसेक्शन है ये y एक्सिस। देख लीजिए तो ये कौन कौन सा प्लेन का है। अगर xy प्लेन को हम लोग कहेंगे तो xy प्लेन में z एक्सिस होता ही नहीं है, और z एक्सिस होता ही नहीं तो z = 0। zy प्लेन कहें तो x = 0, तो z = 0 और x = 0 कह देंगे तो y एक्सिस आ जाएगा। z = 0 और x = 0 हमारे पास वैल्यू देख लीजिए c और आपके पास, और इनमें से कोई नहीं है तो हम लोग का वैल्यू कहाँ है, z = 0 और x = 0। बी चॉइस में हमारे पास आंसर ये आ रहे हैं ना, सीरीज वंस। ओके, ऑलरेडी वी है। हाँ, अब ये है डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन दिस वंस फ्रॉम द ओरिजिन। किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन या लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है माय डियर, ये समझिएगा। हमारे पास अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन ऐसा है, ये देखिएगा ax by cz प्लस d = 0। इसमें हम लोग किसी भी प्लेन से, ये प्लेन का इक्वेशन है इस तरह से, और इस पे हम लोग कोई पॉइंट अल्फा बीटा और गामा से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना।
तो हमारे पास ये P का मान निकालने का तरीका है A अल्फ़ा B बीटा C गामा प्लस D डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट। ये कॉन्सेप्ट है, बस कहानी हो गई। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। इसको लाइन पे रहता है तो A स्क्वायर B स्क्वायर, और प्लेन में हो गया तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर। माय डियर, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया हुआ है? 0 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से निकालना है तो x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 प्लस 14। मतलब हमने ऐसा क्यों लिख दिया है? ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा टेंशन हो जाए कि सर ये क्या लिख दिया है। ये देखिएगा, हम लोगों ने ये कह देते हैं 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 6 इंटू 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आइए तो ये वैल्यू है 14, नीचे में है 6 6 36 4 40 49 49 बाई ऐसे अंडर रूट 14 बाई 7, दैट इज 2 यूनिट। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, दिस इज योर रिजल्ट। अब आ गया प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी, संभावना। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं गेस करना। क्या चांस है कि इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द 5 क्वेश्चन, देन आउट ऑफ 5 will come, out of 5 3 will come, out of 5 4 will come. This is the matter of chance. ओके, तो चांस ऑफ मैथमेटिक्स बाई चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना। इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द गुड रिजल्ट इन द, हम लोग ऐसे कर देंगे इन द बैड रिजल्ट, है ना। खराब रिजल्ट में से हम लोग को गुड रिजल्ट को चुनना होता है, राइट। तो ये समझिएगा हम प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं। कई बार लगता है हम लोग गेस करते हैं और चांस है कि 100% गेस कर रहे हैं हो जाएगा, 0% में ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ना। बट मैक्सिमम चांस होता है 80% चांस में कि अगर गेस कर रहे हैं तो उसी के अंदर दाएं बाएं सब चीज़ लड़ता है। बट ऐसा भी कभी होता है कि जो मैंने गेस किया वो आया ही नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी चांस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है, गेस कर रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो आएगा ही। सो वी आर मेकिंग द सिंपल पेपर बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर द इंपॉर्टेंट वंस एंड वी आर मेकिंग द गेस, देन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हियर। बट मे बी कि कुछ क्वेश्चन रहे कुछ ना भी रहे, तो ये हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी है चांस फिनोमेना को। और यहाँ पे हम लोग दो घटना कहते हैं, इंडिपेंडेंट और कभी कहते हैं डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फिनोमेना के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो शॉर्ट में आप समझिए यहाँ से। If A and B are the two events such that PA equal to PB, PA minus B equal to this one लिखा हुआ है, तो चूज द करेक्ट आंसर। ये तो हम सस्ता में अगर थोड़ा सा इसको हटा दें तो मेरे लिए यहाँ से बच गया PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। हम इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, और इसी को हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और इसका मान आया कितना माय डियर? इसका मान आया कितना? दिस वैल्यू इज 1। अगर इसको हम लोगों ने इधर से ऐसे डिवाइड कर दिए तो हम लोग को वैल्यू आया कितना? 1। और इसी को हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड, दैट वैल्यू इज हाउ मच? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड, दो रिलेटेड है ना, दो घटना अगर रिलेटेड है और एक घट चुका है तो दूसरा घटने की संभावना क्या होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, राइट। यहाँ से देखिए अरेंज कर देंगे। इफ ए बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू दिस, पी बी इक्वल टू दिस एंड पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड इज गिवन। ये अगर दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड दिया हुआ है। आवर एम इज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। तो देखिए सस्ता है थोड़ा सा, अगर बेसिक से अगर आप बना दीजिएगा तभी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ निकालना है, निकालने में हम लोग को चाहिए क्या? अगर वो चीज़ मिल गया, दिस इज निकालने के लिए हमारे पास ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ये पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान अगर हम लोग निकाल लें तो मेरा बात बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास गिवन है पी बी बाई ए का मान को हम लोग ऐसे लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन
बी डिवाइडेड बाई पी ए। अब यहाँ से देखिए तो पी बी बाई ए का मान दिया हुआ है, ये है 0.6 इंटू ये आ जाएगा इधर, तो पी ए का मान आपको दिया हुआ है 0.4 एंड दिस वैल्यू वी हैव गॉट दिस वन पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो भैया ई वाला मान को उठा के यहाँ पर रख दो तो आंसर हम लोग को मिल जाएंगे। ये बताइए यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास यहाँ कितना है 0.6 गुने 0.4 गुने 0.6 डिवाइडेड बाई पी बी। पी बी का मान कितना है रे भाई 0.8, ये काट दिया 2, पी बी का मान देखिएगा भैया 0.8 है और यहाँ से कट कर दिया तो 0.3, वैल्यू इज व्हाट, कहीं है 0.3 भाई, कहीं है 0.3, हाँ दिस इज योर 0.3, योर दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं किए हुए थे, एक सब आपको रिलेशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी विथ व्हेन ए हैज हैपेंड आपको दिया हुआ है, तो उसको देने से हम लोग लिखेंगे तो पी बी बाई ए इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी बाई ए का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ था, पे इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, उसकी हमें चाहत थी और हम लोग पी बी से डिवाइड कर दिए। तो ये सब एकदम सिंपल है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर रिलेटेड फिनोमेना, डिपेंडेंट फिनोमेना बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। अब यहाँ से हम लोगों ने बात को कर देते हैं कि डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाइस को हम लोग 6 बार फेंक रहे हैं, डाइस समझ रहे हैं ना, डाइस 6 बार फेंक रहे हैं। एंड इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, इवन नंबर को हमको मिलने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस हम लोग कहते हैं। तो हम लोग देखिए इवन नंबर 6 बार हम लोग फेंक दिया है, सक्सेस हम लोग को 5 बार मिल रहा है, ओके। सक्सेस इवन नंबर या इवन नंबर आने के लिए हम लोगों ने यहाँ से काम को कर देंगे, तो दिस वैल्यू कम्स आउट, देखिए तो 63 डाइस है ना। इवन नंबर और ऑड नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 नंबर हम लोग को जो होते हैं इवन होते हैं और 3 नंबर ऑड होते हैं डाइस पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 3/6, दैट इज 1/2। तो 1/2 टू दी पावर हम लोग को 5 आ गया और ऑड नंबर आ गया तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ये मान 1 हो गया। तो दिस इज, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 1/2 के पावर 6, मान आ जाएगा 3/2 टू दी पावर 5 एंड दिस वैल्यू 3/2 टू दी पावर 5 का मान 32, 3/32, ओके। सक्सेस करने का के लिए हमारे पास है 5 सक्सेस है, तो दिस इज 5 सक्सेस, 6 में 5 सक्सेस है तो ये वाला अनसक्सेस होगा। और हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 में से हम लोग पास 2 4 6 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम लोग कहेंगे तो 3/6 दैट इज 1/2 और ऑड नंबर के जो हम लोग अनसक्सेस करेंगे तो 1/2, ये हमने लगा दिया। दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट इट, ओके। आगे हम लोग कहेंगे कि चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, डबलेट विथ 2 डाइस, 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस 6 × 6 दैट इज 36 हो जाएंगे ना। और डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। अगर पहला पे भी 1 आया, दूसरा पे भी 1 आया तो डबलेट हो गया। फर्स्ट डाइस पे भी 1 2 आया, सेकंड में भी 2 आ गया तो डबलेट हो गया। तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितना मेरे पास हो गए 6, और सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हो गए, तो सैंपल स्पेस हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये देखिएगा डबलेट का मान है 6ne/ns, दिस इज इक्वल टू 6/36, हाउ मच 1/6, कहीं है भाई 1/6, ओके। What is this? Let A and B are the 2 events such that PA and PB are this one and this. तो यहाँ से देखिए आपको लिखा हुआ है P happening of probability of happening of A when B has already happened. This is equal to P A intersection B divided by PB. यही तो हम लोग पढ़ते हैं, ओके। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको लिखा हुआ है व्हाट इज दिस 1/5 एंड पी बी का मान लिखा हुआ है 1/4, वैल्यू अगर हमारे पास आएगा तो 4/5, व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस वैल्यू 4/5, 4/5,
ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स, आई थिंक सो कि आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं एंड समझ रहे हैं ना, बंद बंद तालाब भरता है डियर, वेयर देयर इज अ डाउट ट्राई योर बेस्ट टू जस्ट क्लियर योर ऑल डाउट्स। एंड आपको जहाँ पर डर लगता है वहाँ पर अपने आप को फोकस करो। डर तो सबको लगता है बट डर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डर पॉजिटिव है तो डर के आगे जीत होती है। तो गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड प्रिपेयर इट एंड द section 2, that is for the second paper, I will make a different video, a separate video for the subjective question. Thank you very much for watching this video.